यार मेरे को कल याद था, मैं बोलता हूँ। पढ़े भाई, जो जहां था वहां बैठ जाओ चुपचाप। जल्दी बैठेंगे सब लोग। स्टार्ट कर रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। झगड़ा नहीं भाई। ये खुला हुआ है क्या अभी भी? अच्छा, किसने बंद नहीं किया इसको? okay. बस शांत हो जाओ। हेडिंग डालो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालो जल्दी बेटा, फास्ट। टॉपिक का नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए, चलिए बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे, बैठो भाई जल्दी। जल्दी बैठो सारे, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, पूरा फोकस करेंगे। देखो दो टॉपिक है जो आज हमें डिस्कस करने हैं इस क्लास में। एक टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरा टॉपिक है लिंकेज। ठीक है, हाँ गेट बंद कर दे। अब सुनो सब लोग, फोकस करो बेटा, नहीं तो क्या होगा समझ नहीं आएगा। देखो, बैठ जाओ सारे। देखो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे, बोर्ड पे ध्यान दो, हम ये पढ़ेंगे कि मेंडल के काम को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली। ये कर रहे हैं, ठीक है? क्या? चलो इधर ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो सारे। देखो मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले क्या है, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। मेंडल का काम जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1965 में, सही है? 1865। कान खुले रखो ध्यान से। मेंडल का जो काम पब्लिश हुआ था वो 1865 में हुआ था। उस काम को रिकॉग्निशन, पहचान क्यों नहीं मिली, उसके 4 रीजन जो देती है एनसीईआरटी, और हम देखेंगे उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा है। एनसीईआरटी ने बोला है कि मेंडल का को जो काम था वो उतना ज्यादा पब्लिश नहीं हुआ। पब्लिश होने का मतलब होता है कि कोई न्यूज़पेपर नहीं थे उस वक्त, ना उस वक्त कोई इंटरनेट था, लोगों तक बात नहीं पहुंची। अगर काम पब्लिश नहीं हुआ, समझो, तो उतना ज्यादा उस लोगों तक बात पहुंची नहीं। क्लियर है? तो सबसे पहला रीजन जो मेंडल के काम को रिकॉग्निशन नहीं मिली वो ये हुई कि उनका जो वर्क था नॉट वाइडली पब्लिश्ड। वर्क जो था वॉज नॉट वाइडली पब्लिश्ड। वर्क जो उतने अच्छे से पब्लिश नहीं हुआ। यस, पहला रीजन तो यह है। दूसरा, मेंडल ने जो का वर्क पब्लिश कब हुआ था? वर्क पब्लिश हुआ था किसमें? 1865 में। कब हुआ था? 1865 में। क्लियर है? सही है। तो मेंडल का काम जब 1865 में पब्लिश हुआ तो उतना ज्यादा पब्लिश हुआ नहीं, लोगों तक पहुंचा नहीं। दूसरी चीज क्या है कि मेंडल ने मैथ्स यूज करी थी। मेंडल ने क्या यूज किया था? मैथमेटिक्स। और क्या यूज किया था? स्टैट्स।
ठीक है, क्या यूज करने के लिए, क्या एक्सप्लेन करने के लिए? टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना, टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना। बायोलॉजिकल फिनोमिना मतलब इनहेरिटेंस, जो उस समय के साइंटिस्ट लोगों को नहीं पसंद आया। मतलब हम लोग कह रहे हैं बेटा, जो कंटेम्पररी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। कंटेम्पररी साइंटिस्ट का मतलब होता है उस समय के साइंटिस्ट डार्विन वगैरह थे, उनको एक्सेप्टेबल नहीं था, नॉट एक्सेप्टेबल था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उतना ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था। मेरी बात समझो ध्यान से। हम ये कह रहे हैं कि पहले तो मेंडल का काम पब्लिश नहीं हुआ, दूसरा मेंडल ने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स यूज करी एक्सप्लेन करने के लिए बायो को, तो उस समय के साइंटिस्ट लोगों को यह बात समझ नहीं आई। तीसरा और चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंडल ने जो बात करी थी, मेंडल ने कहा था कि फैक्टर जो है एक डिस्क्रीट यूनिट है। ठीक है, एक क्या है? डिस्क्रीट यूनिट है अकॉर्डिंग टू मेंडल। सही है, हम लिख रहे हैं मेंडल के अकॉर्डिंग ये डिस्क्रीट यूनिट है। जो क्या है बेटा? जो स्टेबल है और कैसा वेरिएशन देता है? डिसकंटिन्यूस। कैसा वेरिएशन देता है? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन देता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन? टॉल, ड्वार्फ, राउंड, रिंकल्ड। समझ आ रहा है? उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन बोल रहे हैं। तो मेंडल का जो फैक्टर है वो हमारे पास डिस्क्रीट यूनिट है, जो कि क्या है? एक स्टेबल है, जो कौन सी वेरिएशन दे रहा है? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन दे रहा है। क्या दे रहा है? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन दे रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जरा यहां पे बात करते हैं ध्यान से। देखो, बट अगर आप देखोगे, बट इन नेचर, हमने स्किन कलर पढ़ा, बट इन नेचर एग्जाम्पल ऑफ किसका? एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएशन भी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल ऑफ क्या प्रेजेंट है? कॉन्टिन्यूस वेरिएशन भी प्रेजेंट है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? तो नेचर में हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएशन के एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल स्किन कलर, ह्यूमन हाइट। क्लियर है? तो ये तीसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लास्ट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंडल ने कहा फैक्टर होते हैं, फैक्टर जोड़े में होते हैं, फैक्टर अलग होते हैं, पर मेंडल ये बता ही नहीं पाया कभी भी कि फैक्टर एग्जैक्टली है कहां। मतलब क्योंकि मेंडल को न्यूक्लियस तो पता था, पर क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं थे। तो अगर मैं एज अ मेंडल कह रहा हूं कि भाई फैक्टर होते हैं, तो कोई मेरे से पूछ रहा है कि फैक्टर है कहां एग्जैक्टली, बताओ तो सही, किस चीज के बने हुए हैं? तो क्या मिसिंग था समझो। मिसिंग ये था फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब फैक्टर एग्जैक्टली किस चीज के बने हुए हैं। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं फैक्टर है, मुझे नहीं पता वो केमिकली किस चीज के बने हुए हैं, मेंडल को पता ही नहीं था। तो मेंडल ने कहा था फैक्टर्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल फैक्टर्स हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या है? फैक्टर कंट्रोल करता है क्या? ट्रेट। फैक्टर क्या कंट्रोल करता है? ट्रेट कंट्रोल करता है। फैक्टर कंट्रोल करता है ट्रेट। समझो इस बात को। फैक्टर क्या कंट्रोल करता है? ट्रेट कंट्रोल करता है। अकॉर्डिंग टू मेंडल, ध्यान सुनेंगे, अकॉर्डिंग टू मेंडल फैक्टर कंट्रोल करता है ट्रेट। सही है? क्या कंट्रोल करता है? ट्रेट कंट्रोल करता है। अब यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फैक्टर कंट्रोल करता है ट्रेट। क्लियर है? सही है। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मेंडल इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मेंडल नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि फैक्टर है कहां। एक्सप्लेन फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि फैक्टर किस तरीके से इनहेरिट होते हैं कहां। मतलब वो ये नहीं बता पाए कि फैक्टर किसके बने हुए हैं। मेरी बात समझो। नॉट एबल टू एक्सप्लेन, नॉट एबल टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ फैक्टर, की फैक्टर किसका बना है। सही है? कहां कैसे जा रहा है ये नहीं बता पाए। वो ये तो बता पाए कि फैक्टर होता है, जोड़े में होता है, गैमेट से जाता है, पर उनको ये नहीं पता था कि फैक्टर कहां होता है, क्रोमोसोम पे होता है। सही है? ये नहीं पता था। तो इसका मतलब क्या मिसिंग था समझो। फिजिकल बेसिस मतलब रियल प्रेजेंस मिसिंग थी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लिख रहे हो, पर अभी तो क्लासरूम में हो फिजिकली, तो मेंडल के फैक्टर की फिजिकल प्रेजेंस नहीं पता थी। वो एग्जैक्टली कहां है ये किसी को पता ही नहीं, मेंडल को पता ही नहीं था। तो ये चार रीजन थे, उनके काम को एक्सेप्टेंस नहीं मिली। पहला कि भाई उनका काम पब्लिश नहीं हुआ।
तो ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं, तो ज्यादा उस पर चेकिंग भी नहीं हुई। दूसरा, उन्होंने मैथ्स यूज की, स्टैट्स यूज की, क्या एक्सप्लेन करने के लिए? बायोलॉजी। तो ये अजीब लग रहा था लोगों को। तीसरा, उन्होंने बात करी थी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की, पर नेचर में मुझे कंटिन्यूस वेरिएशन भी दिखती है, वहां पर ये फेल हो रहे थे इसके लॉ। चौथी चीज जो थी वो ये थी बेटा, मेंडल को क्योंकि क्रोमोसोम नहीं पता था, तो ये नहीं बता पा रहे थे कि फैक्टर कहां है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई, तो अब देखो सीक्वेंस कैसे जाएगा। हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कौन ऐसा है जिसने बताया कि फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। वो है हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी। अगर मैं आपसे पूछूं एक लाइन में कि क्रोमोसोमल थ्योरी क्या बताती है, क्रोमोसोमल थ्योरी क्या बताती है कि फैक्टर्स क्रोमोसोम पर हैं, वो डायरेक्ट नहीं बताती, वो ऐसे बताती है, मेरी बात सुनना। वो थ्योरी ऐसे बताती है कि 5 बजे के आसपास आप घर से निकलकर स्कूल गए, 10 बजे आप स्कूल से निकलकर मान लो कहीं और गए, फिर 12 बजे वापसी वहां से घर आ गए। एक बस है जो 5 बजे स्कूल जाती है, 10 बजे वो उस जगह जाती है और 12 बजे वो आपके घर की तरफ आती है। तो प्रोबेबली आप बस में गए होंगे। मैंने डायरेक्ट ये नहीं बोला आप बस में गए, मैंने ये बोला कि आपका और बस का बिहेवियर सेम है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपका बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए बस का बिहेवियर एक्सप्लेन किया, मैंने फैक्टर का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए क्रोमोसोम का बिहेवियर एक्सप्लेन किया। क्रोमोसोम कैसे बिहेव करता है मियोसिस में, इसकी मदद से मैंने फैक्टर का बिहेवियर एक्सप्लेन किया। समझ आ रहा है? फाइनली पता क्या चला मुझे, आप बस में गए, पर मैं वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं। समझ आ रहा है? मैं कह रहा हूं आप 5 बजे जा रहे हो, बस भी 5 बजे जा रही है, फैक्टर्स अकर इन पेयर, क्रोमोसोम अकर इन पेयर। समझ आ रहा है? फिर मैं कह रहा हूं सेग्रीगेट हो रहे हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मैं कह रहा हूं 10 बजे आप वहां जा रहे हैं, बस वहां जा रही है। फिर कह रहा हूं कि वापसी आ रही है, तो इंडिपेंडेंट, मतलब हमने 3 पॉइंट बोले, तीनों फैक्टर के लिए भी ट्रू थे, क्रोमोसोम के लिए ट्रू थे। इससे मुझे पता क्या चला, फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। इसे कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो फैक्टर के बिहेवियर को क्रोमोसोम के बिहेवियर की मदद से एक्सप्लेन करती है। इसको मैं अगर ऐसे बोलूं, क्रोमोसोम के बिहेवियर की मदद से मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन किया गया। सही है? यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? नोट करो, क्रोमोसोमल पे आ रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी लिखें, जल्दी लिखो। लिखा हुआ है एनसीईआरटी? ये मांग ले इससे भाई, ये दोस्त नहीं तेरा? ऑनलाइन देखता है ये? चलो ठीक है, बनाओ, लिख लो जल्दी से। जिन्होंने लिखा हुआ है एनसीईआरटी रीड करो, खाली ना बैठा करो। जल्दी कर लो बेटा। क्रोमोसोम थे उसको पता ही नहीं थे भाई। मैं अगर क्रोमोसोम नहीं पता तो फैक्टर तो मेरे लिए हवा में ही है ना। तो जब मैं उसको फिक्स करूंगा क्रोमोसोम पे है, तो इसका मतलब अब मैं बता पा रहा हूं कि फैक्टर न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। दोनों ही नहीं बता पाया। मतलब फैक्टर जा कैसे रहे हैं, जैसे अभी हमें पता है कि हम बस में जा रहे हैं, अभी हमें पता है फैक्टर क्रोमोसोम पे जा रहा है क्रोमोसोमल थ्योरी से, पर पहले नहीं पता था फैक्टर जा कैसे रहा है। क्या लिखा है? नॉट लिखा है, तो नॉट एबल टू एक्सप्लेन, ये यहां जुड़ रहा है बेटा। मेरे ग्रामर और इंग्लिश दोनों खराब है, चिंता मत कर। ठीक है? तो मेरे वाले नोट्स में उसी को समझ में आता है जो मेरे से पढ़ा होगा। हाँ, बाकी को नहीं आता, उसको लगता है कुछ वर्ड्स मिसिंग है, ऊपर नीचे है। ठीक है? हाँ हाँ। मैं अगर तेज लिखूंगा तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, धीरे लिखूंगा जमा जमा के तो फिर आ जाएगा। हाँ हाँ बेटा, वो लॉ है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मोमेंटम पोजीशन साथ में मेजर नहीं कर सकते। नहीं, तो या तो तुम तेज लिखोगे या साफ लिखोगे, तुम साफ तेज नहीं लिख सकते। ठीक है? हाँ, चलिए लिखो भाई, लिखो, चलो जल्दी से।
साफ मतलब एमडी सर जैसा। हाँ वीटी सर जैसा। हाँ। अरे भाई सबसे खराब मेरे, तुम लिखो तो सही, टेंशन ना लो, लिखो बस। हाँ। 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 टेंशन ना ले, लिख लिया। चले आगे बेटा, थोड़ा सा इंटरेस्ट रखो इसमें क्योंकि लिंकेज समझ नहीं आएगा नहीं तो। लिख लिया, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी। जिन्होंने लिख लिया प्लीज वो 4 लाइनें पढ़ लो, 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं, जल्दी। लिख लो बेटा। जल्दी लिखो। लिख लिया। आपको ये समझ में आ गया 4 पॉइंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला है कि उनको ये नहीं पता चला कि फैक्टर कैसे जाते हैं। इधर दो, बोर्ड पे ध्यान रखो, बोर्ड पे ध्यान रखो सारे। अब सवाल ये है, लिख लिया सबने ना? अब सवाल क्या है, सुनेंगे ध्यान से सब लोग। अब सवाल क्या है बेटा, सुनेंगे सब लोग। अब क्या हुआ था कि क्रोमोसोमल थ्योरी आती है, कैसे आती है उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब मेंडल की डेथ हो जाती है 1885 में। 1865 में उन्होंने काम पब्लिश किया। 1885 में किडनी डिसऑर्डर से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सुनेंगे सब लोग, बस बात सुनो ध्यान से। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि ये थ्योरी 1902 में ही क्यों आई, कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे थ्योरी के लिए बैकग्राउंड बना। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ कि 3 साइंटिस्ट थे। वाई दिस थ्योरी, रीजन बता रहा हूं मैं, कि 1900 में 3 साइंटिस्ट लोगों ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। समझो पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दो। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों ये थ्योरी 1902 में ही आई। मेंडल तो जा चुके थे तो वो तो बोल नहीं रहे थे करो कुछ। ठीक है। ऐसा क्या हुआ, सुनो क्या हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ, 1880 1880 के आसपास क्रोमोसोम की थोड़ी नॉलेज आ गई थी। 1880 से लेके 2000 सॉरी 1900 के बीच में गैमेटोजेनेसिस पे काम चल रहा था, जिसका एक प्रूफ है हैंकिंग, जिसने 1891 में एक्स क्रोमोसोम देखा था। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तो 1880 से लेकर 1900 के बीच में स्पर्मेटोजेनेसिस, ऊजेनेसिस, इन पे काम चल रहा था, इनकी डिस्कवरीज चल रही थी। 1900 के आसपास मियोसिस की डिटेल आ चुकी थी और वो डिटेल बोवेरी ने खोजी थी। मैं फिर रिपीट करूंगा। क्या ऐसा हुआ, ध्यान सुनेंगे, क्या ऐसा हुआ कि 1902 में ये थ्योरी आई, 1900 में 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। इसका मतलब उनका काम फिर से लाइमलाइट में आ गया। पैरेलल में मियोसिस, मुझे क्रोमोसोम दिख चुके थे। क्रोमोसोम का मतलब होता है लाइसोसोम, जोम मतलब बॉडी, लाइसो मतलब लाइसिस करने वाली, क्रोमोसोम कलर बॉडी। समझ में आ रहा है, कलर बॉडी। तो एक कलर बॉडी दिख गई थी जो डिवीजन से पहले डबल होती थी। फिर मियोसिस की पता चल गई 1900 के आसपास कि मियोसिस में क्रोमोसोम कैसे जोड़े बना के अलग होते थे। अब हमें यह समझ में आया, फिर साइंटिस्ट जो थे सटन एंड बोवेरी ने, उन्होंने देखा कि इस क्रोमोसोम का बर्ताव और फैक्टर का बिहेवियर सेम है। समझो, तो ऐसा क्या हुआ कि थ्योरी उस समय आई। आपको रीजन समझ में आ रहा है। एक तो मेंडल का काम आया, क्रोमोसोम दिख चुका था, उसके साथ साथ क्रोमोसोम का बर्ताव दिख चुका था कि कैसे वो डबल होता है, अलग होता है माइटोसिस, कैसे वो जोड़े बनाता है मियोसिस। समझ आ रहा है। इन 3 चीजों के साथ हम जान चुके थे कि अब थ्योरी आने का टाइम हो गया है। तो 1902 में
सटन एंड बोवेरी ने क्या किया, नॉलेज को कंबाइन किया। उन्होंने क्या किया सुनना, उन्होंने मेंडल के लॉ को क्रोमोसोम के बिहेवियर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कैसे क्रोमोसोम जाइगोटिन में जोड़ा बनाता है, फैक्टर जोड़ा बनाता है, कैसे वो अलग होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है ना क्रोमोसोम की, एक जोड़ा दूसरे, तो इस सारी चीजें एक्सप्लेन करी उन्होंने। क्लियर है? उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? बोलो, यहां तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है बेटा, सही है। चलो मैं लिखता हूं, साथ के साथ लिखेंगे। 1900 में क्या हुआ बताओ? 3 साइंटिस्ट, हाँ मैं लिख रहा हूं, लिखो साथ के साथ। कॉरेंस, डीवरीस और शमाक, इन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को, रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को। भाई लिख लो चुपचाप। दूसरा, उसी समय अराउंड सेम टाइम, अराउंड सेम टाइम हमारे पास इनसाइड न्यूक्लियस क्या दिख गया था, कलर बॉडी। यस, कलर बॉडी को क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। सोम समझ में आता है, बॉडी क्या दिख गया था, कलर बॉडी, जो डबल होती है बिफोर डिवीजन। यस, ये माइटोसिस की बात कर रहा है कि बिफोर डिवीजन वो डबल होती है। यस, उसके अलावा डिटेल ऑफ मियोसिस, डिटेल ऑफ मियोसिस, डिटेल ऑफ मियोसिस अवेलेबल हो गई थी। और ये सब हुआ क्यों था, ये सब क्यों हो गया था, क्योंकि हमारे पास इंप्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोपी हुई थी, अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए थे। तो इंप्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोपी, ऐसा थोड़ी हम वेट कर रहे थे मेंडल मर जाएगा फिर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। माइक्रोस्कोप ही नहीं थे। रीजन क्या है बेटा, कि हमारे पास बेटर माइक्रोस्कोप आ गए, अब हम चीजें देख पा रहे थे। ये समझ में आ रहा है? उसी समय ये हो गया। तो 1902 में, 1902 में ध्यान देंगे, 1902 में सटन एंड बोवेरी, सटन एंड बोवेरी ने क्या किया बेटा, सटन एंड बोवेरी ने ट्राई टू एक्सप्लेन, ट्राई टू एक्सप्लेन, क्या ट्राई किया, ट्राई टू एक्सप्लेन, या सिंपल एक्सप्लेन करते हैं, क्या किया, एक्सप्लेन किया किसको, एक्सप्लेन किया किसको, मेंडल के, मेंडल के फैक्टर के बिहेवियर को, मेंडल्स के जो फैक्टर था उसके बिहेवियर को, ध्यान देंगे, फैक्टर के बिहेवियर को किसकी मदद से, किसकी मदद से, विद द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, विद द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, या लिख सकते हो मेंडल के लॉ को किसकी मदद से, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम की मदद से। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहां पर एक छोटा सा कैच है जो आपको ध्यान रखना है। बोवेरी पर ने काम किया था मियोसिस में, ध्यान से सुनो, बोवेरी ने काम किया था मियोसिस पे, सटन ने नॉलेज कंबाइन करी थी। एक्चुअल में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में दोनों का कंट्रीब्यूशन है। आप ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 2 साल पहले सटन एंड बोवेरी था, 1 साल पहले सटन भी बोला उसने अलग से, रीजन बता रहा हूं क्यों। रियल में थ्योरी के जो पॉइंट्स थे इकट्ठे करके वो सटन ने प्रपोज किए थे, पर क्योंकि मियोसिस में कंट्रीब्यूशन किसका है, बोवेरी का, वो क्रोमोसोम देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी, सटन एंड बोवेरी, लेकिन सटन एंड बोवेरी के अलावा एक और ऑप्शन में सटन लिखा हुआ है, तो फिर उसको मार्क करेंगे। समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या सटन एंड बोवेरी लिखा है या सटन लिखा है। अगर सटन एंड बोवेरी है, मॉर्गन है, मेंडल है, कोई और नाम है, तो सटन एंड बोवेरी पे जाएंगे। सटन एंड बोवेरी के अलावा इंडिविजुअल सटन लिखा होगा तो हम उसे मार्क करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या किया था बेटा, सटन ने क्या किया था, हम लिखेंगे यहां पर, जो हमारे पास क्या था, जो सटन थे बेटा, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कंबाइन किया था। इसको हम अगली स्लाइड पे लिख रहे हैं, पहले इतना लिख लो, मुझे कुछ चीजें और बतानी है, जल्दी करो, लिख लो जल्दी से। लिखो,
लिख लिया बेटा? एनसीईआरटी पढ़ो एक बार, मिल जाएगा आपको सारा। बच्चे ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, वहां लिखा हुआ है इंप्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, क्या क्या चीजें हुई दिमाग में बैठनी चाहिए। हम्म, पढ़ाई कर बेटा, झगड़ा नहीं। पढ़ाई करो। चले आगे, लिख लिया? लिख लिया बेटा? पूछो जल्दी। सबको समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? लिख लिया? आगे चले। अब वो पॉइंट्स देखते हैं जिस पे हमें फोकस करना है। ध्यान सुनेंगे बेटा, जिन पॉइंट्स पे हमें फोकस करना है उसको देखो एक जरा। हमारे पास एक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है? उस टेबल को हम देखेंगे और उस टेबल के अराउंड सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। ठीक है, ये टेबल बनी हुई है। अब ध्यान से सुनो जो मैं बात बोल रहा हूं, ध्यान सुनो। ये टेबल क्या कह रही है पहले समझो। इस टेबल में देखो इसने क्या क्या दिया है। इसमें टॉपिक में ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं है। एक टेबल है, दो डायग्राम है, जिसके अराउंड हमें पूरी बात समझनी है। पहले मेरी बात सुनना ध्यान से सारे बच्चे। पहले तो ये टेबल है, इसने कहा है कि क्रोमोसोम और हम जीन के बिहेवियर को कंपेयर कर रहे हैं। तो आप देखो ध्यान से, यहां पर भी पेयर लिखा है, यहां पेयर लिखा है, ठीक है? ये पॉइंट भी सेम है, ये वाला भी पॉइंट सेम है ना। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट। ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे मान लो ये फैक्टर है और ये क्या है मेरे पास? क्रोमोसोम है, ठीक है? ये दोनों हमारे पास, ये दोनों किसमें है? पेयर में है, यस। और ये दोनों क्या है? सेग्रीगेट हो रहे हैं। ये दोनों क्या है? सेग्रीगेट हो रहे हैं। कब? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये बात समझ में आ रही है? तो हमने ये दो लॉ तो एक्सप्लेन कर लिए, मेंडल के डोमिनेंस की बात कर रहे हैं और ये सब। अब हम दूसरी बात करेंगे, तीसरे लॉ पे आते हैं, जो बेसिकली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये मेरे पास क्रोमोसोम है, ये एक्स एक्स नहीं है। ये हमारे पास हम क्या लिख रहे हैं? क्रोमोसोम है। दिस इज क्रोमोसोम पेयर। और ये किसका पेयर है? फैक्टर का पेयर है। ये किसका पेयर है? फैक्टर का पेयर है। अब ये क्या कह रहा है? इसके बाद ये कह रहा है कि यहां पर कह रहा है, ये देखो यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंडिपेंडेंट पेयर्स, कैसे पेयर? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। यहां पे कह रहा है कि एक पेयर इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होता है। यहां पे दो बातें लिख दी हैं। पहला देखो, अगर मैं क्रोमोसोम बनाता हूं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, अगर मैं क्रोमोसोम बनाता हूं, ये क्रोमोसोम बना दिए, ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है, तो क्रोमोसोम का एक पेयर दूसरे पेयर से हमेशा इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होता है। ये जाता है एक पोल पे, ये जाता है दूसरे पोल पे। तो क्रोमोसोम का जो पेयर है, ध्यान रखेंगे, क्रोमोसोम का जोड़ा है, जो क्रोमोसोम का पेयर है, वो कैसे सेग्रीगेट होता है? सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली। सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली किससे? टू अदर पेयर। टू अदर पेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक जोड़े का अलग होना दूसरे जोड़े के अलग होने से डिपेंड नहीं करता। और ये कौन से फेज में होता है? एनाफेज 1 में। याद आया? एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का जोड़ा अलग होता है। अब जरा एक बार थोड़ा सा समझते हैं। अगर मेरे पास ये क्रोमोसोम है, ऐसा बना दिया, और एक मैंने ऐसा बना दिया, बोर्ड पे ध्यान से सुनना, मैं इन पर फैक्टर्स बना रहा हूं। यहां पर मैंने मान लो कैपिटल ए बना दिया, यहां स्मॉल ए बना दिया, यहां कैपिटल बी बना दिया, यहां स्मॉल बी बना दिया, यहां कैपिटल डी बना दिया, यहां स्मॉल डी बना दिया। अब जरा ध्यान सुनेंगे, ये वाला जो जोड़ा है,
ये इंडिपेंडेंट पेयर है। ये कैसा जोड़ा है? इंडिपेंडेंट पेयर है, मतलब इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं। मतलब क्या हुआ, मैं इस जोड़े को इस जोड़े से कंपेयर कर रहा हूं। जो मेरे पास ये वाला जो जोड़ा है, इस जोड़े को मैं इस जोड़े से कंपेयर कर रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इस जोड़े को इस जोड़े से कंपेयर कर रहा हूं। क्लियर है? मैं इस जोड़े को इस जोड़े से कंपेयर कर रहा हूं। ये वाला जोड़ा इस जोड़े से इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्योंकि ये वाला जोड़ा सेम क्रोमोसोम पे है, तो ये वाले कौन से पेयर्स हो गए? डिपेंडेंट पेयर। ये कौन से हो गए? डिपेंडेंट पेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कौन सा पेयर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएगा? जो अलग अलग क्रोमोसोम पे है। यहां समझ में आ रहा है? देखो, क्रोमोसोम तो हमेशा अलग अलग ही जाएंगे, क्रोमोसोम में दिक्कत नहीं है। क्रोमोसोम तो हमेशा कैसे जाएंगे? अलग अलग जाएंगे, इनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत फैक्टर्स के साथ है। सही है? फैक्टर्स के साथ है। फैक्टर में कौन से वाला जोड़ा अलग अलग जाएगा? इंडिपेंडेंट पेयर वाला। इसीलिए टेक्निकली ये वाली जो बात है, ये होनी चाहिए जीन के लिए, फैक्टर के लिए, और ये वाली होनी चाहिए किसके लिए? क्रोमोसोम के लिए। कुछ जगह इसको उल्टा लिखवाते हैं, पता नहीं क्यों। सही है? हमें नहीं पता, पर मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो बात ध्यान से समझो। यहां एक पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है, इसकी बात कर रहे हैं। वहां लिखा इंडिपेंडेंट पेयर्स, ये वाले पेयर्स इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होंगे दूसरे से। क्लियर है? क्या हुआ? उल्टा है ना? एक्चुअल में क्या है, मेरी बात सुनो। दो चीजें हैं, या तो किसी ने पहले लिख दिया जो उसको मैं एक्सेप्ट करूं और आगे चलो, पहला चीज। दूसरा, मेरे पास कोई लॉजिक होना चाहिए चीज को गलत करने का। ठीक है? क्लियर? तो मुझे आज तक कोई बंदा मिला ही नहीं जो सही बताइए इस बात को। एनसीईआरटी वाला बताएगा नहीं। ठीक है? जो मैं पकड़ पा रहा हूं वो सिर्फ ये है। ठीक है? और मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर है? मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, रीजन बता रहा हूं क्यों। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, क्रोमोसोम का एक जोड़ा दूसरे जोड़े से हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्ट होता है। क्लियर है? पर फैक्टर के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो जोड़े कौन से होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट पेयर होगा तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? इसको हम ध्यान रखेंगे, ये वाली बातें बस इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद, अब ये देखो, ये डायग्राम एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखो डायग्राम आप देख लो, डायग्राम आते हैं क्योंकि इस बार आए। इधर देखो बेटा, आप एक चीज बताओ, जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था सेल साइकिल, सेल के बाद जो दूसरा पढ़ा था, मैं शुरू से आपको G1 और G2 बनाते हुए आ रहा हूं। कहीं भी एनसीईआरटी में G1 और G2 में क्रोमोसोम नहीं बने हुए, एक्सेप्ट यहां पे। सही है? सेल साइकिल में जो हम G1 में पढ़ते हैं ना, यहाँ कितने क्रोमोसोम है? 4। यहाँ कितने क्रोमोसोम है? ये सेंट्रोमियर है बेटा। कितने क्रोमोसोम है? 4। और यहां भी 4 क्रोमोसोम है, लेकिन दो दो सिस्टर क्रोमैटिड, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड है। क्लियर है ये चीज? सही है? एनाफेज 1 में क्या होगा? सिस्टर ये सॉरी, क्रोमोसोम के जोड़े अलग होंगे। ये दोनों ऊपर चला गया तो 2 क्रोमोसोम ऊपर 2 क्रोमोसोम नीचे। एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड देखो, ये और ये अलग हो रहा है, ये और ये अलग हो रहा है। तो इस वाले सेल में अलग एनाफेज 2 हो रही है, इसमें अलग एनाफेज 2 हो रही है। तो जर्म सेल में कितने कितने क्रोमोसोम आ गए? 2 आ गए। क्लियर है? तो जर्म सेल एन हो गया। ये वाला सेल क्या था? 2n था। ये वाला भी 2n था। इसमें और इसमें क्या फर्क है? समझ आ रहा है? तो जो हम सेल साइकिल में पढ़ते हैं वो गलत नहीं है, सेल साइकिल में नहीं बना हुआ, यहां दिखा रखा है। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिक्स सिर्फ इसको लेकर पढ़ाई जाती है, जीवन वाले को, मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि जैसे ही मैं इसको लेकर जेनेटिक्स पढ़ानी शुरू करूंगा तो मुझे यहां ए, यहां स्मॉल ए बनाना पड़ेगा। और जैसे ही मैं 4 एलील बनाऊंगा एक लोकस पर, कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द केस में जेनेटिक्स ये लेके पढ़ाई जाती है जब तक लिंकेज ना पढ़ाना हो। समझ आया? मैं G2 की बात सिर्फ किस में करूंगा? लिंकेज में, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा। क्लियर है? ये वाला समझ में आ गया? तो तुम्हारे पास एक टेबल है, एक डायग्राम है ये, और एक डायग्राम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ये वाला। ये डायग्राम क्या है बेटा? देखो, इसने क्या किया, ध्यान सुने। इसने क्या किया, इस वाले कलर के साथ एक बार ये लिया और एक बार इसके साथ रेड लिया। अगर मैं इसको कैपिटल ए मानता हूं
और इसको स्मॉल ए, इसको कैपिटल बी मानता हूं, इसको स्मॉल बी। तो एक बार मेरे पास कैपिटल ए के साथ क्या गया है, कैपिटल बी, है ना, एक बार स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी, फिर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी यहां गया, देखो, यस, ये समझ आ रहा है। तो यहां पर इसने क्या किया, इन दोनों को ले आया उठा के यहां, फिर मियोसिस 2 में, एनाफेज 2 में उनके सिस्टर क्रोमेटिड अलग करके ये 4, तो ये 2 सेल एक जैसे हैं, ये 2 सेल एक जैसे हैं। यहां पर देखो, ये 2 सेल एक जैसे हैं, ये 2 सेल एक जैसे हैं। ये कौन से, मान लो ए और बी, तो ये कौन सा, ये ए और बी है, यस, ये ए बी है, ये क्या है, ए बी, ये वाला स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। यहां आ जाओ, ए के साथ स्मॉल बी, सही है, ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी। ये समझ में आ रहा है, एनाफेज 2 है। पहले इसने 2 उठा के यहां रखे, फिर उनको बीच में से अलग कर दिया। क्लियर है, गड़बड़ कहां होगी, ये डायग्राम दे देगा और यहां कहेगा ये क्या है, ये एनाफेज 2 है। समझ में आ रहा है, इसको ऐसे अलग कर रहे हैं, जर्म सेल बन गए। क्लियर, तो कितने जर्म सेल बन गए, देखो टाइप के, ए बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, और स्मॉल ए कैपिटल बी, यही है, 4 हो गए ना, हाँ ठीक है। समझ में, हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसको नीचे बना देते हैं, इनको बीच में बनाते हैं ना, लिखने का तरीका है बस। क्लियर है, बोलो, सही है। ये क्या डायग्राम है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिससे हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बने हैं, 4 कॉम्बिनेशन बने हैं। अब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसकी है, ये क्रोमोसोम की है। तो क्रोमोसोम ऐसे बिहेव करके मैं मेंडल का लॉ एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये समझ में आया। ये एग्जैक्टली ये कर रहे हैं इस डायग्राम में। एनसीईआरटी ने क्या किया है, आपको 2 टेबल, एक टेबल ये दी, एक डायग्राम ये दिया। इसमें उसने क्या बताया, मियोसिस 1 मियोसिस 2 दिखा दी। इसमें इसने क्या बताया, देखो, इसमें इसने क्या बताया, पेयरिंग होती है, जोड़े बनते हैं। इस डायग्राम का क्या सिग्निफिकेंस है, ये बाइवेलेंट कब दिखता है, G2 में हमने बना दिया, पर रियल में बाइवेलेंट जाइगोटिन में दिखता है, याद है, यस। तो G2 के बाद एम फेज आएगा, उसमें बाइवेलेंट दिख जाएगा। फिर उसने क्या किया, पहले मियोसिस 1 करी, फिर मियोसिस 2 करी, तो ये दिखा दिया। इस वाले डायग्राम में क्रोमोसोम की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई है, सही है। इस पेयर की सेग्रीगेशन जो है इंडिपेंडेंट हुई है। तो कितने कॉम्बिनेशन बने हैं, 4, एक येरा, एक येरा, एक येरा, एक येरा, जैसे फैक्टर के 4 कॉम्बिनेशन बने। क्लियर है, डायग्राम की सिग्निफिकेंस समझ में आ रही है सबको। अब हमें याद क्या रखना है, हमें ये याद रखना है जो हमने यहां बनाया है, ध्यान देंगे। हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं पहले तो, ठीक है, फिर हमें ये चीज याद रखनी है, और लास्ट में हमें ये याद रखना है कि जो सटन थे, जो सटन थे, उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड करी। क्लियर है, यूनाइटेड की नॉलेज ऑफ, नॉलेज किसकी, ऑफ क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम बिहेवियर किसके साथ, मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ, सही है, किसके साथ, मेंडेलियन फैक्टर के साथ। और क्या प्रपोज किया, क्रोमोसोमल थ्योरी। क्या प्रपोज किया, प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी। क्वेश्चन समझ में आया कैसे आएगा, अगर सटन एंड बोवेरी लिखा है तो मार्क करेंगे। दूसरा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, है क्या हुआ, ठीक है, अब सुनो, ये थ्योरी है, सही है। अब सुनना ध्यान से, मैं आपको ये कह रहा हूं, ध्यान सुनो, मैं ये साबित कर रहा हूं कि यार ये 2 लोग एक गाड़ी में गए थे, मैं ये साबित कर रहा हूं, तो मैं इसमें ये भी तो साबित कर रहा हूं लोग गाड़ी में थे, ये तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो जो टीएच मॉर्गन थे, उन्होंने लिंकेज प्रूफ करी, पर ऑटोमेटिकली ये तो प्रूफ हो जाएगा ना, क्रोमोसोम जो पर हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, टीएच मॉर्गन जो अब हम पढ़ेंगे लिंकेज, उन्होंने 2 बातें प्रूफ करी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। पहला, फैक्टर्स क्रोमोसोम पे होते हैं, दूसरा, एक से ज्यादा फैक्टर एक क्रोमोसोम पे होता है। अगर मैं ये प्रूफ कर रहा हूं एक से ज्यादा फैक्टर क्रोमोसोम पे होते हैं, जिसे लिंकेज कह रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ है ना कि फैक्टर्स आर ऑन क्रोमोसोम, ये तो ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा ना। तो टीएच मॉर्गन ने इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया है। टीएच मॉर्गन ने
जो एक्सपेरिमेंट करे हैं किस पे, ड्रोसोफिला पर। किस पे करे हैं, ड्रोसोफिला पर। एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला, उन्होंने दिया है क्या, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। क्या दिया है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। किसका, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी का। किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, नोट करिए चलिए जल्दी। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। क्लियर है, किसने दिया है, टीएच मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, लिख लो, जिन्होंने लिखा हुआ है एनसीईआरटी पढ़ लो। इस पूरे टॉपिक में कंटेंट ज्यादा नहीं है, चीजें लिंक करनी है बस। लिंकेज क्यों पढ़ रही है समझ में आ रहा है। मेंडल ने फैक्टर बोला, ये पता नहीं था फैक्टर कहां है, फिर क्रोमोसोमल थ्योरी बता रही है कि फैक्टर क्रोमोसोम पे है। अब हम ये पढ़ेंगे कि एक क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा फैक्टर है। क्लियर है, ठीक है, नोट करो जल्दी जल्दी फास्ट। जल्दी करेंगे बेटा, थोड़ा सा फास्ट रहेंगे। हम्म, एक्चुअल में बताया उन्होंने यही कि फैक्टर आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, पर डायरेक्ट नहीं बताया। नहीं नहीं बताया बेटा, पर और वर्ड्स बनेंगे कैसे। क्या चीज, एक्चुअल में क्या है, जब हमें ये पता चल गया कि फैक्टर्स जो होते हैं क्रोमोसोम पे होते हैं, ठीक है, अब वहां पे दो केस बन सकते हैं, एक डिपेंडेंट पेयर, एक इंडिपेंडेंट पेयर। ठीक है, क्रोमोसोम तो हमेशा ये तो हमें पता ही है। ये ये वाली बात किसने बताई है, कि ये वाली बात बोली है बोवेरी ने और सटन ने। क्लियर है, फैक्टर्स में हम देख सकते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बस। हाँ रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहां के लिए वैलिड है। अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वैलिड नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या था, एक एक सिरा ओपन छोड़ दिया, जिसको फिर क्लियर किया मॉर्गन ने। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कमी रह गई थी क्रोमोसोमल थ्योरी में, वो ये नहीं बता पाए कि फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला क्या होगा। क्योंकि अगर आप देखो, एक क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा लोकस हैं। मेरी बात समझ में आ रही है किसी को, मैम मैं क्या कह रहा हूं समझो ध्यान से। सारी चीजें ठीक है, एक जो चीज ओपन एंडेड रह गई है वो क्या है, कि एक क्रोमोसोम पे अगर एक से ज्यादा फैक्टर हैं, तो क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी नहीं होगी। सही है, इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन लिंकेज टॉपिक में है। ठीक है, हमने ये देख लिया क्रोमोसोम जोड़े में है, फैक्टर जोड़े में है, पहला पॉइंट। हमने ये देख लिया, सुनना ध्यान से, हमने क्रोमोसोम जोड़े में है, फैक्टर जोड़े में, ये देख लिया। हमने ये भी देख लिया, ध्यान सुनना, हमने ये भी देख लिया कि जोड़े के अलावा वो क्या होते हैं, अलग होते हैं, सेग्रीगेशन, ये भी ठीक है। क्या ठीक नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लेके क्रोमोसोमल थ्योरी बहुत श्योर नहीं थी। क्लियर, क्योंकि लिंकेज वाला टॉपिक यहां पे आ जाता है फिर। ठीक है, अब किसने क्योंकि ये तो थ्योरी है, कोई प्रूफ तो है नहीं प्रॉपर,
इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया? टीएच मॉर्गन ने। तो क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी है? सटन एंड बोवेरी। ध्यान रखना इंडिविजुअल सटन ना लिखा हो बस, ठीक है। दूसरा क्या है वो, दूसरा क्या है बेटा हमारे पास? हाँ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया है? टीएच मॉर्गन ने, ठीक है। तो टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया, ये बताया फैक्टर्स कहां होते हैं? क्रोमोसोम पे, लिंकेज बताई, और ये बताया कि सेक्स क्रोमोसोम पे कौन से फैक्टर होते हैं, ठीक है। 3-4 काम है मॉर्गन के, ठीक है। लिख लिया सबने? एनसीईआरटी पढ़ लो इस टॉपिक की एक बार। कुछ बच्चों के तोते उड़ने शुरू हो गए हैं। हाँ सही है, पढ़ाई कर लो यार थोड़ी देर, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लिंकेज पढ़ाऊंगा बस। लिंकेज बड़ा टॉपिक है पर। तो आपका आज कोई क्लास भी तो नहीं हुआ है, फिजिक्स तो हुआ नहीं है फिर है? बेटा बात वो नहीं है कि बोर हो जाते, बात ये है कि नीट में कैसे बोर हो जाएंगे हम? नीट का पेपर तो आएगा ही ना। हाँ वो तुझसे कभी ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, वो सटन एंड बोवरी देगा तो या तो सिर्फ सटन एंड बोवरी होगी या सिर्फ सटन होगा, वो कभी कंफ्यूज नहीं करता है। दोनों होगा तो सटन मार्क कर दियो। एट मैक्स वो क्या रहेगा, वो एकदम लाइन में नहीं घुमाता कभी, इतना कहाँ एंटी है, तब 720 आ रहे होते। इतना नहीं कराते बेटा, वो अगर इतना कर देना तो थोड़ा ठीक हो जाए माहौल, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, जिसके 700 आ गए तो वो उसको ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत ज्यादा आता है, जबकि अभी गैप है उनमें, है ना, गैप तो होते ही है, ठीक है। हाँ बहुत गैप होते हैं बहुत। नहीं यार तुम कैसी बात कर रहे हो, फिर शुरू हो गए। कोई नहीं पढ़ाता भाई ऐसे। हाँ पढ़ ले भाई, सब टीचर बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सब लोग टीचर बनना चाहिए, पढ़ाई करो, लिखो। चलो लिखो जल्दी से, लिख लिया? क्या दिया? कलीग? अब कलीग कहां खोजूं मैं? ठीक है, टीएच मॉर्गन और कलीग। कलीग में कौन रहा होगा? स्टर्टिवेंट रहा होगा, उसका स्टूडेंट था स्टर्टिवेंट, ठीक है। हाँ अब कलीग कहां से खोजेंगे पता नहीं, ठीक है। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या है ना, 5 कंट्रीज के नाम लिखे हैं और उसके अलावा लिखा है एंड अदर कंट्री। तो कुछ बच्चे जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे, सर इस वाले में इंडिया होगा, समझो। तो हमने कुछ तो किया ही होगा इंडिया के यहाँ, तो ऐसा लग रहा है हमें, तो हमने कुछ नहीं किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ठीक है। हाँ वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खोज रहे थे, हम दुखी हैं अपने देश में। चलो कोई नहीं, आ जाओ भाई। हाँ भाई, ड्रोसोफिला क्यों सिलेक्ट किया गया उसका रीजन लिखेंगे, जल्दी से शुरू हो जाओ। सबसे पहले वाई ड्रोसोफिला, पहला सिंपल सिंथेटिक मीडियम, बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सुन लो ध्यान से। वाई ड्रोसोफिला, सुन लो। ड्रोसोफिला को सिंपल सिंथेटिक मीडियम का मतलब होता है कि बनाना वगैरह पे आराम से ग्रो कर सकते हैं, बनाना को मैश करके उस पे आराम से ग्रो कर सकते हैं। कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 वीक। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। पहली बात, पी प्लांट को आपको फील्ड में उगाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पी प्लांट के फ्लावरिंग का हो सकता कोई सीजन हो, मेरी बात समझ पा रहे हो सकता है उसमें फ्लावर इस पर्टिकुलर सीजन में आते हो, मान लिया। तो इसका मतलब पी प्लांट को ग्रो करना मुश्किल काम है। लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसको आप लैब में ग्रो कर सकते हो, तो लैब का तापमान वगैरह अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, इसी समझ में आ रहा है। तो क्या है, ये लाइफ साइकिल भी 2 वीक में पूरी करता है, तो हर 15 दिन में अगली पीढ़ी मिल जाएगी। तो साल भर में तो मैं कितनी जनरेशन बना सकता हूं, तो मुझे रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे, समझ में आ रहा है। पी प्लांट कितना भी कम लेगा तो 35-40 दिन ले जाएगा बीज बनाने में, मटर में फ्रूट आने में बोने के बाद 35-40 दिन के आराम से लग जाते हैं, ये 2 वीक में कंप्लीट कर रहा है। तो फास्ट रिजल्ट मिल रहे हैं, रिजल्ट क्या मिलेंगे मुझे? फास्ट मिलेंगे। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, इससे क्या होगा? इससे सैंपल साइज बड़ा मिलेगा। यस, क्या है? लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। इससे मुझे क्या मिलेगा बेटा? सैंपल साइज बड़ा मिलेगा। क्लियर डिस्टिंक्शन इन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में क्लियर डिस्टिंक्शन होता है,
फीमेल लार्ज साइज है, प्लस पूंछ की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है, टेल की तरफ ओविपोजिटर कहते हैं, वो छोड़ देते हैं। मेल और फीमेल में क्लियर डिस्टिंक्शन होता है। एक चीज क्या है बेटा, जेनेटिक वेरिएशन है, मैं नॉर्मल वेरिएशन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जेनेटिक वेरिएशन को आप ऑब्जर्व कर सकते हो लो पावर माइक्रोस्कोप में। लो पावर माइक्रोस्कोप ऐसे वाला कुछ आता है, अगर किसी को याद हो, इस तरीके का एक लो पावर माइक्रोस्कोप आता है ऐसा, ठीक है, सही है, ऐसा होता है, इसमें एक ही लेंस होता है, आप उसमें आराम से देख सकते हो उसे। लो पावर माइक्रोस्कोप सिंगल लेंस का आता है, उसमें देख सकते हैं। तो लो पावर माइक्रोस्कोप में आप आराम से उसकी क्या देख सकते हो, वेरिएशन देख सकते हो। यस, अब जरा ध्यान से ड्रोसोफिला के बारे में बातें सुनेंगे। हाँ भाई, सबसे पहले इधर देखो सारे, इसका नाम है ड्रोसोफिला, ये मेल है, ठीक है, ये फीमेल है। अब सुनना ध्यान से, इसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है, मेलानोगैस्टर। इसको हम कहते हैं फ्रूट फ्लाई। क्या नाम है इसका कॉमन, फ्रूट फ्लाई। इसमें क्रोमोसोम होते हैं, टोटल क्रोमोसोम 8 होते हैं। पी प्लांट से कम हो गए, टोटल क्रोमोसोम क्या होते हैं, 8 होते हैं। 2n = 8 लिखेंगे। मेरी तरफ देखें सारे बच्चे 2 मिनट बोर्ड पे, इधर देखो सारे, बोर्ड पे देखो भाई, ये एक जोड़ा, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इस तरीके से हमने ये जोड़ा बना दिया। अब हम क्या करते हैं, बोर्ड पे ध्यान दो, ये जो एक साइड होती है, एक साइड, इसको एन कहते हैं, सही है, इसको हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये तब है जब पी प्लांट एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते। अगर मैं मेल की बात करूं और फीमेल की बात करूं, सुनना, जैसे ड्रोसोफिला में ये एक क्रोमोसोम का जोड़ा है, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही यहां हो गया, ऐसा यहां हो गया। अब अगर मेरे पास ये x है और ये y है, इसको ठीक कर देते हैं, ये x है और ये वाला हमारे पास y है, और ये दोनों x हैं, तो ये 8 क्रोमोसोम ये फीमेल में हो गए। ये क्या है, फीमेल है, मेरी बात समझो ध्यान से, ये फीमेल है। तो ये वाले जो क्रोमोसोम है, इनको कहते हैं ऑटोसोम्स, और इनको क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। ये चीज समझ पा रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। इनको क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम। यहां तक समझ में आ रही है। अब मेरी बात सुनो, ये जो एक साइड है ये वाली, इसको लिखते हैं कैपिटल ए, ऑटोसोम का ए, ये एक्स हो गया, तो ए प्लस एक्स यहां एन होगा। जैसे पी प्लांट में क्या है, सिर्फ 7 क्रोमोसोम का सेट ले लिया, वो एन है। यहां पर क्या है, ए ऑटोसोम हो गए प्लस एक एक्स, ये एन है। समझ आ रहा है। ह्यूमन के केस में ए कितने के बराबर है, 22 के। अब जैसे मान लो मुझे मेल लिखना है, ये ए है और ये एक्स है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो मैंने मेल को कैसे लिखा, मेल हो गया 2a + XY, फीमेल क्या हो गया 2a + XX। ये समझ में आ रहा है। यहां ड्रोसोफिला में ए क्या है, ड्रोसोफिला में ए कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। ह्यूमन में ए किसके बराबर है, ए 22 के बराबर है। ये समझ में आ रहा है, ये लिखने का तरीका समझ में आया। मैंने क्या किया सुनो, अगर मैं पी प्लांट के क्रोमोसोम बनाऊंगा 7 जोड़े, तो एक साइड का एन है। ड्रोसोफिला में क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको इनको इनको एन लिखा, इसको ए लिखा ऑटोसोम, और इसको लिखा सेक्स क्रोमोसोम। तो मैं इस एक अलग अलग टाइप के सेक्स क्रोमोसोम छोड़ के अलग अलग टाइप के इस एक सेट को ए लिख दूं, तो ये 2a हो गए, ये 2a हो गए, उसके साथ XY, उसके साथ ये XX। तो मेल को कैसे लिख रहा हूं, 2a + XY, 2a + XX। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2n = 8 है, ये गलत नहीं है, लेकिन इस वाले लिखने के तरीके में और इसमें फर्क है। इसमें मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि n बराबर में 4 है, टोटल 8 क्रोमोसोम है। इसमें मैं ये बता रहा हूं कि इसमें सेक्स क्रोमोसोम भी हैं। अरे बात समझ में आ रही है।
ह्यूमन के केस में भी 2n इज इक्वल टू 46 गलत नहीं है, लेकिन एक तरीका और है, मेल को लिखेंगे 2a प्लस एक्स वाई, फीमेल को लिखेंगे 2a प्लस एक्स एक्स। मेल से गैमेट बनेगा a प्लस एक्स और a प्लस वाई। अगर मैं गैमेट की बात करूं n, तो क्या होगा, a प्लस एक्स a प्लस वाई, फीमेल में a प्लस एक्स और a प्लस एक्स। समझ आ रहा है? ये तरीका है लिखने का, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के वक्त, पर आपको एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया कि ड्रोसोफिला में एक्स वाई और एक्स एक्स होता है। क्या यहां तक याद रहेगा? चलिए नोट करिए जल्दी। किसको नहीं समझ में आई ये वाली बात? रियान, क्या नाम है? रियान नाम है तेरे इसका? नहीं, इसका कुछ नाम है, तेरा पूछ रहा हूं। है रियान है? अच्छा अयान है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई आता नहीं घर से शिकायत कर पूछने के लिए पढ़ रहा हूं कैसा? नहीं बुला, मैं बताता हूँ फिर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, घर पे कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कर दे तेरे को पीट पीट के। हाँ बता, सुन ध्यान से, इधर सुन। मान ले मैं पी प्लांट ले लेता हूं, उसमें कितने जोड़े हैं? 7। अलग अलग तरह के एक क्रोमोसोम को एन बोल दिया, ठीक है? तो 2n इज इक्वल टू 14। इसमें कितने? 8 क्रोमोसोम है। ये 3 जोड़े ऑटोजोम्स के हैं और ये सेक्स क्रोमोसोम है। ये ऑटोजोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है, सही है? अब इस एक साइड को मैंने ए लिखा और एक्स लिखा, तो ये एन हो गया। ए प्लस एक्स क्या हो जाएगा? एन। एन क्या हो जाएगा? इसको मिला के एन लिखूंगा, ये भी क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये लिखने का तरीका है बस, ठीक है? और कोई पूछो तो पूछ ले भाई, नहीं पूछेगा? हाँ, ऑटोजोम का मतलब क्या होता है? नॉर्मल क्रोमोसोम जिनमें मेल फीमेल में कोई अंतर नहीं होता, एलील का फर्क हो सकता है, आई अलग होगी कुछ, वही होते हैं। मेल फीमेल में ऑटोजोम में कोई अंतर नहीं होता। सेक्स क्रोमोसोम अलग क्रोमोसोम होते हैं जिनमें डिफरेंस होता है। तो जिनमें मान लो सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो उसमें तो सीधे एन लिख देंगे, और जिनमें सेक्स क्रोमोसोम होंगे उनमें ऑटोजोम और उसको अलग करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, पूछो और। कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ भाई, कुछ नहीं पूछ रहे तुम लोगों को? है? दो लिखेंगे बेटा, इसको दो काउंट करेंगे, इसको अलग नंबर जब भी काउंट करते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, तुमने तोड़ दिया ये? अच्छा, असल में आर्टिफिशियल मीडियम में फ्रूट फ्लाई है, तो आर्टिफिशियल मीडियम किसी चीज पे ग्रो करेंगे, तो लैब के अंदर बनाना के ऊपर इसको ग्रो कर ले जाते हैं, ये कह रहे हैं। और पूछो, कोई कुछ पूछना है? बैठे बैठे सो रहे हैं जो? तू क्यों सो रहा है? तो सीधा देख उधर, इधर क्यों देख रहा है? पूछो, कुछ पूछना नहीं है किसी को? कुछ नहीं? थक गए हैं? हाँ, लिंकेज के बाद छुट्टी हो जाएगी। है? मंथन में 4 बजे। अरे खाना खाने में 5 मिनट, तुझे क्या लगता है? अभी तो, आज तो और कल तो और गड़बड़ हुई है। कल वो रात में पहले कुक था, फिर उसका उसका भाई था कल, वो रात में गांव चला गया। किसने बताया तुम्हें? अच्छा, ये बात भी बता दी? भाई वो घर चला गया उसका भाई भी। अब क्या हुआ रात में, हाँ रात में क्या हुआ, तो वो रात में गया है, फिर क्या यहाँ पे गाड़ी वाड़ी नहीं मिलती, पता नहीं क्या है, उसके लिए मैंने 2 बार रैपिडो बुक करी, तो वो कह रहा है क्या नाम है कि पाटलिपुत्रा नहीं जाएंगे। मैं कहा तो फिर कैब क्यों ली तूने ये टैग? कह रहा कहीं और जाना हो तो चले जाएंगे। अजीब हाल है, जिसको जाना ही ट्रेन पकड़ने तो नहीं माना, वो आया नहीं। फिर वो गया तो जाते जाते उसको 1 बज गया, तो मैं जगी रहा था तब तक, तो मैं कहा पता नहीं ना मिले तो ये वापसी आएगा फिर, तो वो चला गया रात में। और वो एक चीज और किया, जहाँ पे हम लोग रुकते हैं उसकी वो चाबी ले गया, तो सुबह लॉक कैसे करें? और वहां पे स्टूडियो है, मेरे लैपटॉप बाकी चीजें हैं, तो मैंने फिर सुबह किसी से एक छोटा सा लॉक मंगवाया, तो फिर वो लगाया। तो आज भी मॉर्निंग में ऐसे ही, क्योंकि खाने का तो कुछ बनेगा नहीं ऐसे, तो ऐसे आके फिर यहाँ पे कुछ खाया मंगा के। पोहा नहीं भाई, वो रिस्क नहीं लेता मैं, मैंने उसको कल मना कर दिया, मैं कहा भाई तुम मत बनाइयो आज से। ठीक है, मैं समझ गया। है? है?
अरे पता नहीं क्या बना है? ये अच्छा बनाता है, कोई बात नहीं, जब नीट नहीं होगा तब देखेंगे, अभी नहीं, है ना, अभी चलने दो। कौन सा मैच है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, खेलने दो उन्हें, पढ़ाई करते हैं। क्या चीज? ड्रोसोफिला में? नहीं, रियल है, रियल है। ड्रोसोफिला में टोटल 8 क्रोमोसोम होते हैं। उसमें क्या ऑटोजोम्स कितने हैं बेटा? ऑटोजोम्स 6 है, इधर देखो, ऑटोजोम्स कितने हैं? 6 हैं, ये रियल है भाई, ये रियल है। तो सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2, दोनों को ऐड करके 8 बनेगा। तो इस एक का एक सेट को ए लिखते हैं, ठीक है, क्लियर, सही है। हाँ, लिखो जल्दी लिखो, लिंकेज पढ़ते हैं। बेटा आता है, पर मैं खाना थोड़ी बनाऊंगा अब, मैं एक आध दिन वैसे कुछ कुछ खा लेता हूं, ऐसा नहीं था। अच्छा, बहुत बढ़िया, सब बता दिए तुझे एमडी सर। आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो बेटा। हम लोग अब नहीं खाना वैसे बना, खाना बनाऊंगा तो दिन निकल जाएगा पूरा, मैं कुछ काम कल करता था। चलो छोड़ो, जाने दो, आ जाओ, आ जाओ भाई, लिंकेज पढ़ेंगे, आधा घंटा ध्यान से। क्या है? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, चिल्ला क्यों रहे हो? तुमसे थोड़ी बात कर ली, तुम तो ज्यादा ही खुश हो रहे हो, पढ़ाई कर लो। हाँ, इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, बोर्ड पे ध्यान। देखो बच्चे, मेरी बात सुनो, नेट आधा घंटा पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, सारी चीज समझ आएंगे, लिंकेज में समझा दूंगा, सुन लो ध्यान से, बस कोई बात नहीं, किसी बात, लिंकेज में समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हमने क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ ली बेटा, फोकस करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो प्लान क्या है, आज लिंकेज कराएंगे, कल सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, ठीक है, ये 2 टॉपिक कल हो जाएंगे, देख लेंगे पेडिग्री कितना हो पाता है, और फिर एक दिन में आपको डिसऑर्डर पेडिग्री, या एक दिन और लगेगा, मॉलिक्यूलर एनी हाउ फ्राइडे सैटरडे चालू करेंगे, ठीक है। नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? क्यों नेक्स्ट वीक चालू करूंगा? एमडी सर होंगे ना, तो मैं इसीलिए संडे भी आपको पढ़ाऊंगा, तो मॉलिक्यूलर भी थोड़ा कराऊंगा मैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्लियर है? क्या हो गया बेटा? है, इस संडे टेस्ट नहीं है, अब तो B3 का थोड़ी होगा, 2 बजे से है ना, तो 2 बजे तक थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं 2-3 घंटे पढ़ाऊंगा बस आपको, पढ़ाई करो। कितने दुखी टाइप के बच्चे हो यार तुम, मैं पढ़ाने के लिए रेडी, तुम पढ़ नहीं रहे, बस बेटा प्लीज चुपचाप पढ़ो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो, मैं लिंकेज समझा रहा हूं, बात नहीं, सुने, फोकस करो थोड़ी देर, आपने जो भी बात कर ली, अब पढ़ते हैं थोड़ी देर, सुनो। देखो क्या है क्रोमोसोमल, प्लीज सुनो ध्यान से, क्योंकि बेटा आप लोग को समझना पड़ेगा, आप टाइमली, आप देखो, आपको टाइम पूरा पढ़ाया जा रहा है, टाइमली सिलेबस फिनिश नहीं करोगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्लियर है? दूसरी चीज क्या है, जेनेटिक्स करने के बाद आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, तो पहले इसको कर लो, साथ के साथ पहले एक सिर्फ असाइनमेंट 1 बना लो, और इसके बाद आप 2 भी बना सकते हो, ठीक है, जिसको नहीं मिला मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। अब सुनो सिर्फ ध्यान से, हमारे पास क्या है बेटा, लिंकेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको लिंकेज के कुछ बेसिक मीनिंग समझ में आने चाहिए। बोर्ड पे देखो, कोई बात नहीं भाई, किसी तरह की अब कोई बात नहीं, मैं क्लास से निकाल दूंगा नहीं अब उसको। अब इधर देखो बेटा, हमारे पास कैपिटल ए, यहां पर कैपिटल बी है, ये मैंने जीवन फेज का होमोलोगस पेयर में से एक क्रोमोसोम बनाया। बोर्ड पे फोकस करो सारे, लिंकेज का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग समझो। लिंकेज का मीनिंग क्या होता है बेटा, अगर आपसे कोई सिंपल भाषा में पूछे व्हाट इज लिंकेज, तो लिंकेज का मीनिंग होता है कि जीन्स जीन्स ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर या लोकस, जीन्स ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर या लोकस, यस, आर
आर फिजिकली लिंक्ड। कैसे लिंक्ड है? फिजिकली, मतलब रियल में लिंक्ड है। मेरी बात समझो ध्यान से, रियल में लिंक्ड है मतलब सच में। फिजिकली लिंक्ड का मतलब होता है प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। ठीक है, इससे होता क्या है सुनो, जब ऐसी चीज होती है तो लिंकेज से फर्क क्या पड़ता है, उससे होता क्या है, इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ लिंकेज क्या है कि अब ये दो जीन सेम क्रोमोसोम पे है, इनको हम नाम देते हैं लिंक्ड जीन। क्या नाम देते हैं? लिंक्ड जीन। बेटा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान पढ़ना। इसका क्वेश्चन मुश्किल नहीं आया बहुत ज्यादा कभी, जब भी आएगा अच्छा आ गया तो दिक्कत फंसेगी। इफेक्ट ऑफ लिंकेज क्या होता है समझो। लिंक जीन हमेशा साथ जाना चाहती हैं। लिंक जीन क्या है? लिंक जीन टेंड टू मूव टुगेदर, टेंड टू मूव टुगेदर। वो साथ जाना चाहती हैं किसके अंदर? गैमेट्स के अंदर। वो कोशिश करती हैं वो साथ ही जाएं, ठीक है, और वो साथ जाएंगे भी क्योंकि एक क्रोमोसोम पे है। इसका मतलब गैमेट्स में रियल में जीन मूव नहीं करती, क्रोमोसोम मूव करता है, जीन उसके ऊपर होती है। ये समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? फोकस रखेंगे यहां पे, ध्यान सुनेंगे। ये इफेक्ट ऑफ लिंकेज हो गया। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हम क्या बात बोल रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर मेरे पास इस जीनोटाइप का पर्सन है, ध्यान सुनेंगे, मेरे पास ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, इसकी एक पॉसिबिलिटी है, इसकी एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये अलग अलग क्रोमोसोम पर हो। ये कैपिटल ए स्मॉल ए इस पर हो और कैपिटल बी स्मॉल बी किसी और पर। मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं ध्यान से देखूं, एक ये जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप की पहली पॉसिबिलिटी है कि बोथ जीन ए और बी किस पर है? ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम पर। किस पे है? डिफरेंट क्रोमोसोम पर। तो इस चीज को मैं क्या लिखूंगा? नो लिंकेज। इस चीज को क्या लिखोगे? नो लिंकेज। तो यहां पर आपके पास कैपिटल ए है और यहां पर स्मॉल ए है, ठीक है। यहां पर आपके पास कैपिटल बी है, ध्यान दो, यहां पर कैपिटल बी है और यहां पर स्मॉल बी है। क्लियर है? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, ये हमारे पास है। इसका क्या होगा बेटा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। तो मेरे पास कितने गैमेट बनेंगे? 4। ए के साथ बी, यस, आगे, हाँ, फिर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। तो कितने गैमेट बन गए? 4। 4 टाइप के गैमेट्स बने, यस। अब देखो भाई, जीनोटाइप ये है ना, जीनोटाइप से पता नहीं चलता कि वो एक्चुअल में कैसे प्रेजेंट है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कि वो लिंक्ड हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? लिंक्ड हो। ए और बी क्या है? लिंक्ड है। ए एंड बी क्या है? लिंक्ड है। अगर वो लिंक्ड है बेटा, तो हमारे पास एक ही क्रोमोसोम पर ये दोनों प्रेजेंट होंगे, कैपिटल ए और यहां स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो मेरे पास जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेगा ए बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, यही गैमेट्स आएंगे। अभी मैं क्रॉसिंग ओवर की बात नहीं कर रहा, तो गैमेट्स यही बने, ठीक है। तो एक बेसिक सी चीज ये समझ में आई कि लिंकेज क्या करती है कि लिंक जीन दोनों एक साथ जा रही है गैमेट में। इससे क्या होता है? डिफरेंट टाइप के गैमेट्स, डिफरेंट टाइप के गैमेट्स डिक्रीज हो जाते हैं, यस और नो। डिफरेंट टाइप के गैमेट्स क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। क्या यहां तक कोई डाउट है? क्या यहां तक कोई डाउट है? बोलो, यहां तक पूछो पहले। लिंकेज का मतलब जीन्स आर फिजिकली लिंक्ड। फिजिकली लिंक्ड का क्या मतलब हुआ? एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अगर वो एक ही क्रोमोसोम पे तो एक साथ जाएगी। क्या होगा? एक साथ जाएगी। अगर एक साथ जाएगी तो गैमेट्स क्या होंगे? लेस बनेंगे, लेस नंबर ऑफ गैमेट्स फॉर्म। यहां पर 4 टाइप बन रहे हैं, जो कितना है? मैक्सिमम नंबर है। जो कितना है? मैक्सिमम नंबर है।
यहां तक कोई दिक्कत? अभी तक हमने सिर्फ गैमेट्स की बात करी है। अब इससे जब मैं इंडिविजुअल बनाऊंगा तब लिंकेज में दिखाऊंगा क्या आता है। अभी हमने एक बेसिक सी बात करी, लिंकेज की वजह से अलग अलग टाइप के गैमेट्स नहीं बनेंगे, लिंकेज की वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी। क्या यहां तक क्लियर है? लिखिए चलिए जल्दी। बेटा मैं जो इसमें मॉर्गन वाला क्रॉस कल दिखा दूंगा आपको, आज बेसिक सारा समझाऊंगा बस। हाँ, ये बेटा ए और बी है, जीनोटाइप है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ए इस क्रोमोसोम पे या दूसरे क्रोमोसोम पे, तो इसके साथ ये भी जा सकता है और इसके साथ ये भी जा सकता है, इसके साथ ये जा सकता है, इसके साथ ये जा सकता है, तो चार गैमेट्स बन गए। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए पहली कंडीशन है कि जो फैक्टर्स हैं, जो जोड़ा है जीन का, वो अलग अलग क्रोमोसोम पे होना चाहिए। और अगर अलग अलग क्रोमोसोम पे नहीं है, इसे क्या बोल रहे हैं? लिंकेज। इसे ही क्या बोल रहे हैं? लिंकेज। तो ए और बी साथ जाने के लिए मजबूर है, स्मॉल ए स्मॉल बी साथ जाने के लिए मजबूर है। अगर आपको याद हो, क्या क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं, तो गैमेट में हमारे पास इसमें 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 से एक जाएगा, फिर इसमें से एक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर इस पर कैपिटल ए है और इस पर स्मॉल ए है, इस पर कैपिटल बी है, इसमें स्मॉल बी है, तो ए के साथ भाई इन दोनों में से इस गैमेट में ये आ गया, तो इन दोनों में से ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्यों बन रहे हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से। वो क्यों है? क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम पे। अगर लिंकेज है तो गैमेट की संख्या कम बनेगी। कोई दिक्कत नहीं? चलिए आइए, चलिए आगे लिखिए, जल्दी लिखिएगा बेटा। कुछ बच्चे ऐसे मुंह बना रहे हैं जैसे, है ना, उनका खाना छीन लिया हो। हाँ, पापड़ नहीं मिलेगा। हाँ भाई, है रिकॉम्बिनेशन से। अभी आ रहा हूं, उस पर आगे आ रहे हैं। हाँ पढ़ो जल्दी से। हाँ, और वैसे भी तुम्हारी तो जो क्लास 3 बजे के बाद तक तो चलती है नॉर्मल डे में। 2:50 सर्वेश सर तो 4 बजे आते हैं घर। हैं? लिखो यार, लिखो। ओ भाई, जल्दी लिख भाई, जल्दी। है? जल्दी करो, जल्दी फास्ट। जल्दी करो बेटा। चलिए, लिख लिया? लिंक जिन रहता है, तभी तो उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। लिख लिया? बेटा तुम बहुत धीरे लिखोगे, मैं उतना लेट छोड़ूंगा, ध्यान रखना। हाँ, जल्दी जल्दी फास्ट।
है, अब पिटाई कर दूंगा अभी, पढ़ाई करो करो चुपचाप। हाँ हाँ, लिंक जीन होता है ना, उसमें क्या होता है, क्या होगा कि जैसे पेरेंट्स में कई बार क्या होगा कि कान की शेप, आई कलर फादर से मिल रहा है, कोई दो कैरेक्टर इकट्ठा मदर से मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो दो कैरेक्टर फादर के क्रोमोसोम के साथ बच्चे में आए होंगे, तो वो दोनों कैरेक्टर क्या होंगे, लिंक होंगे, तो इसलिए वो दोनों कैरेक्टर एग्जैक्ट मैच कर रहा है फादर के साथ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये लिंक जीन की वजह से ही होता है। ठीक है, चलें बेटा आगे। अब इधर देखो ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा सब लोग, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो, अगर नहीं समझ में आएगा दिक्कत फंसेगी इस टॉपिक में। अभी तक हमने इसका बहुत बेसिक सी चीज पढ़ी है, इधर आओ जरा। अब देखो बेटा, लिंकेज में रिजल्ट्स कैसे वेरी करते हैं उस पर फोकस करेंगे, 5-10 मिनट ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। ठीक है, यस, 5 मिनट, कौन बोल रहे हैं? पिटाई कर दूंगा मैं, इधर ध्यान दो प्लीज यार, क्या कर रहे हो बच्चे, आप समझ नहीं रहे हो, आपको बाद में यही क्लासेस दिक्कत करेंगी, अभी आप पढ़ रहे हो क्योंकि आज आपकी कोई क्लास फिजिक्स की नहीं हुई, इसलिए मतलब मेरे को तो पता भी नहीं था सर्वे सर की है कि नहीं, तो कल मुझे शाम में पता चला, मैंने अपनी मंथन 1 बजे से हटा के फिर आपकी स्पेशल लगवाई है कि आपको पढ़ा देंगे थोड़ी देर और, क्योंकि आओगे खामा का बिना बात के एक क्लास पढ़ के जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आया करो मेंटली प्रिपेयर होके और पढ़ो, उसमें कोई ऐसा नहीं कि पार्ट टूट गया है, यही काम आप बैठ के फिर लास्ट में वन शॉट में 8 घंटे पढ़ोगे, तो अभी पढ़ लो उसको थोड़ा थोड़ा, पढ़ना तो है ही इसको। ठीक है, चुपचाप पढ़ो, ज्यादा देर नहीं पढ़ा रहा, कुछ इसी स्लाइड पे जो समझा रहा हूँ समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुन लो बस, पर मैं स्लाइड पूरी भर दूंगा अभी। देखो, अरे नहीं, एक्सप्लेनेशन देखो, है, हाँ बड़ा बड़ा लिखेंगे, इतना ठीक है। हाँ, बस चुप रहो, इधर देखो, इधर देखो, देखो दो तरह के क्रॉस होते हैं, सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनो, जीन लिंक जो जीन है, मेरी बात सुनो ध्यान से, अरे सुन लो 1 मिनट, लिंक जीन जो है वो रियल में क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, पूरी बात सुनोगे तो आप शायद चीजें समझ पाओ। लिंक जीन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एक तो क्रोमोसोम बहुत मुश्किल से माइक्रोस्कोप पे दिखता है, दूसरा जीन दिखती नहीं है, जीन तो डीएनए है, वो तो फंक्शन है ना, वो दिखेगी थोड़ी, मान लो मैं क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप से देखूं तो उस पर कैपिटल ए दिखेगा नहीं, ये समझ में आ रही है सबको? तो अगर मुझे लिंकेज पढ़ना है तो मैं क्रॉस के रिजल्ट के थ्रू पढ़ूंगा, मेरी बात समझ आ रही है? मैं अगर लिंकेज को बोल रहा हूं कि गैमेट्स में साथ जा रहे हैं, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं, गैमेट कभी एक्सप्रेस करके कोई फिनोटाइप बनाएगा नहीं, क्योंकि गैमेट से जाइगोट बनता है, ये पॉइंट क्लियर है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं बेटा आपको कि ये तो एक एक्सप्लेनेशन थी इस बात की कि क्या होगा, हम ये समझ रहे हैं कि जो लिंकेज की रियल एक्सप्लेनेशन है, एग्जैक्टली रिजल्ट्स क्या आते हैं, वो दो तरह के क्रॉस से आ सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी ने नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करी है ड्रोसोफिला में, और एक और क्रॉस होता है लिंकेज पढ़ने के लिए, टेस्ट क्रॉस। एक्चुअल में क्या है, लिंकेज को जो हम पढ़ सकते हैं, लिंकेज को पढ़ सकते हैं दो तरह के क्रॉस से, लिंकेज कैन बी स्टडीड, हम दो तरह के क्रॉस से पढ़ सकते हैं, एक है मेरे पास नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस, जैसा कि मॉर्गन ने दिया है, और ये क्रॉस आपके पास कहां है, ये किसने दिया है, मॉर्गन ने, किस पे, ड्रोसोफिला पे। दूसरा आप पढ़ सकते हो टेस्ट क्रॉस से, दूसरा आप किससे पढ़ सकते हो, टेस्ट क्रॉस से पढ़ सकते हो। मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ क्या दिखा रहा हूं कि इस वाले टेस्ट क्रॉस से मैं आपको कुछ रिजल्ट समझाऊंगा, फिर बाद में हम ड्रोसोफिला में ये वाला क्रॉस देख पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हमने दो तरह के क्रॉस से आपको चीजें समझानी है। सबसे पहला केस हमारे पास है कि हमने क्या किया, इसको लिखा यहां पर कि लिंकेज है, ध्यान सुनेंगे, इसको हमने लिखा लिंकेज है, और आप समझो 1 मिनट रुको, हमने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनेंगे, हमने क्या किया, हमने लिखा नो लिंकेज, ये पहला केस है, और इसका मैं टेस्ट क्रॉस करा रहा हूं, इसका मैं क्या करा रहा हूं, टेस्ट क्रॉस करा रहा हूं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस दिख रहा है सबको?
ठीक है। अगर लिंकेज नहीं है तो इसके गैमेट्स, ये टॉल राउंड है, ये क्या है, टॉल राउंड है, ये क्या है, ड्वार्फ रिंकल्ड। ठीक है, ड्वार्फ रिंकल्ड। ठीक है, इधर ध्यान दो, पिटाई कर दूंगा नहीं तो मैं। इधर देखो, यहां पर आ गया टी के साथ आर, टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ और स्मॉल टी के साथ, इसमें कोई डाउट? इसके गैमेट्स 4 आएंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसके गैमेट्स यहां फिल कर दूं, यही आएगा, इसके गैमेट्स ये आएंगे। अब ये जो आया, इसको क्या बोला मैंने, टॉल राउंड, इसको क्या बोला, ड्वार्फ रिंकल्ड। ड्वार्फ रिंकल्ड, ये जो है मेरे पास दोनों पेरेंट जैसे हैं। अब इस वालों को बताओ जरा, ये क्या है, ये टॉल के साथ रिंकल्ड, मतलब टॉल के साथ ये जुड़ गया, यस, डॉल के साथ रिंकल्ड और ड्वार्फ के साथ राउंड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये जो है, इन्हें कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, या एक और बोल सकते हैं नॉन पेरेंटल। क्या बोलेंगे, नॉन पेरेंटल। और इन दोनों को हम पेरेंट जैसे हैं, क्या बोल रहे हैं, पेरेंटल। क्या बोल रहे हैं, पेरेंटल। तो मेरे पास जो रेशियो आई, ये सब 1 1 आएंगे बेटा, ये सब कितने आ रहे हैं, 1/4 आ रहा है, यस। तो मेरे पास जो रेशियो आएगी, वो रेशियो आएगी, रेशियो जो बनेगी इसकी 4/1 आएगा। किसी को याद आ रहा है? तो उसमें 50% पेरेंटल आ गए और 50% क्या आ गए, रिकॉम्बिनेंट। और ये कौन सा केस है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये कौन सा केस है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये समझ पा रहे हो? इस रिजल्ट को पहले ध्यान से देखो। अगर लिंकेज नहीं है तो मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, मेरे पास क्या हो रही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या हो रही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है। पहला केस क्लियर है, उसमें पेरेंटल कितने आ रहे हैं, 50%, रिकॉम्बिनेंट 50%। ये कौन सा क्रॉस किया है मैंने, टेस्ट क्रॉस किया है। ठीक है, अब जरा देखो, सेकंड केस है लिंकेज पर नो क्रॉसिंग ओवर, कोई भी क्रॉसिंग ओवर ना हो। जरा ध्यान से समझना, हम कह रहे हैं लिंकेज, तो एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, और ध्यान से देखेंगे, यहां कैपिटल टी है, यहां कैपिटल आर है। यहां क्या लिखूंगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। क्या आप ये चीज देख पा रहे हो, यहां कैपिटल टी होगा, यहां स्मॉल टी डबल हो जाता है। सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे की कॉपी है। ये दिख रहा है सबको? ये कौन सा फेज किया है, देखो जरा, ये कौन सा फेज है, ये G1 है और ये G2 है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या होती, ये वाला पीस आपस में एक्सचेंज हो जाता, वो नहीं हुआ। तो मेरे पास इसके जो गैमेट्स आए, इसके जो गैमेट्स आए वो सिर्फ 2 आए। कौन कौन से, TR और स्मॉल टी। देखो एक चीज समझो, ये स्मॉल TR आ गया और कैपिटल TR आ गया। अगर ये R उधर जाता और ये इधर आता तो रिकॉम्बिनेंट बनता। तो TR आया और स्मॉल टी स्मॉल R आया। ठीक है, मैंने यहां पर इसके गैमेट भर दिए, ये वाले। ये क्या है, ये क्या था, टॉल राउंड है, यस। ये क्या है, ड्वार्फ रिंकल्ड। तो ये क्या आ गया, यहां पे टॉल राउंड आ गया, यस। बेटा प्लीज फोकस रखो, आप अगर सुनेंगे नहीं तो कुछ आएगा नहीं। तो इसमें क्या हुआ है, 50% नहीं, 100% पेरेंटल आ गए। 100% क्या आ गए, पेरेंट जैसे। और 0% क्या आ गया, रिकॉम्बिनेंट, जिसको नॉन पेरेंटल कहते हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक मुझे यह समझ में आया कि जब लिंकेज होती है
रिकॉम्बिनेंट घट जाते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? एक सिंपल सा लॉजिक मुझे समझ में आया कि लिंकेज जो होती है वो क्या घटा देती है? रिकॉम्बिनेंट घटा देती है। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। कैसे घटा देती है? वो पेरेंटल बढ़ा देती है। तो हम सिंपल सा यहां पे लिख सकते हैं कि लिंकेज क्या करती है? लिंकेज डिक्रीज क्या? रिकॉम्बिनेंट। क्या बढ़ा देती है? पेरेंटल बढ़ा देती है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको सुनना। तीसरा केस है कि हमारे पास लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर हो गई। लिंकेज है और क्या हो गई? क्रॉसिंग ओवर हो गई। ठीक है। तो कुछ बच्चों की शक्लें बनती हुई, पिटाई कर दो। इधर ध्यान दो, इधर देखो, इधर देखना। अरे रुक जा भाई। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। बातें करोगे उतना लेट छोड़ूंगा। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। टीचर भी चेंज कर सकते हैं। जल्दी बताओ, अभी करवा दूंगा। हाँ, मान लो जो आएगा वो इसी लेक्चर से पढ़ाएगा। इधर देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये G2 फेस का दिख रहा है सबको? अब सुनना ध्यान से। सिंपल सा लॉजिक है कि यहां का पीस और यहां का पीस एक्सचेंज हो जाएगा। जब ये एक्सचेंज होगा तो मेरे पास एक गैमेट ये आएगा। ये क्या आ गया? TR। ये वाला क्या आ गया? स्मॉल टी स्मॉल आर। ये पेरेंटल जैसा आ रहा है, सही है। अब यहां पर आ गए मेरे पास रिकॉम्बिनेंट। टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर। ये आ गए रिकॉम्बिनेंट। यस। और ये क्या है? पेरेंटल। ये क्या है? पेरेंटल। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ऑब्जर्वेशन पकड़ो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट देती है। लिंकेज की वजह से हमारे पास क्या घट जाता है? रिकॉम्बिनेंट घट जाता है। क्रॉसिंग ओवर फिर से क्या कर सकता है? रिकॉम्बिनेंट इंक्रीज कर सकता है। क्रॉसिंग ओवर क्या इंक्रीज कर सकता है? रिकॉम्बिनेंट इंक्रीज कर सकता है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि क्रॉसिंग ओवर एक बाई चांस इवेंट होता है। वो निर्भर करता है लिंक जीन के डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस, ध्यान से सुनो, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा चांस है क्रॉसिंग ओवर के। अगर डिस्टेंस कम होगा तो कम चांस है क्रॉसिंग ओवर के। तो अगर आपको, ध्यान सुनेंगे प्लीज, चुपचाप सुनो। हमारे पास जो क्रॉसिंग ओवर है, अगर इधर देखो ध्यान से, हमारे पास ये देखो, अगर विदाउट क्रॉसिंग ओवर गैमेट बना रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है ए बी, और क्या आ रहा है? स्मॉल ए स्मॉल बी आ रहा है। क्रॉसिंग ओवर के बाद ए बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, उसके अलावा ए के साथ। ठीक है, मैंने ये किया, ये देख, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया। जीन तो गई नहीं, जीन तो उस पर जानी चाहिए। चलो इसको भी मूव कर दो। ये समझ में आ रहा है? ये क्रॉसिंग ओवर है। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करता है इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। यहां डिस्टेंस ज्यादा है, देखो। क्या कर रहे हो? दोनों सेम है? कहां पे? अच्छा, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर अभी हुई है ना, अभी कर रहा हूं चेंज। स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी और कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी। सुनो, सिंपल सा लॉजिक, पहले बेसिक पकड़ो तो आपको 1 मिनट में आ जाएगा। मान लो, मेरी बात सुनो, आप दो दोस्त एक रूम में हैं, कह रहे हैं दूर चला जा। इतना दूर चला जा कि दूसरे रूम में चला जा, मतलब अलग क्रोमोसोम पे चला गया। तो जब जब सबसे ज्यादा दूर है तब रिकॉम्बिनेंट 50% है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। मेरी बात समझो, डिस्टेंस बढ़ने से रिकॉम्बिनेंट बढ़ रहा है। इतना ज्यादा दूर है कि वो एक अलग क्रोमोसोम पे है, तो भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 50%। तो हमने यहां पर ये देखा कि क्रॉसिंग ओवर एक बाई चांस इवेंट होती है। वो निर्भर करती है डिस्टेंस पर। किस पे निर्भर करती है? डिस्टेंस पर। यहां पर लेस डिस्टेंस है तो कम चांस है क्रॉसिंग ओवर के। क्या चांस है? लेस डिस्टेंस लेस चांस है,
तो कम रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। क्या रिकॉम्बिनेंट क्या बनेंगे? कम बनेंगे, लेस रिकॉम्बिनेंट। यस, लेस रिकॉम्बिनेंट। यहां पर ज्यादा चांस है, सही है, मोर चांस है। तो मोर चांस होने की वजह से क्या बनेंगे? मोर रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। अब पॉइंट क्या है वो सुनो ध्यान से। पॉइंट ये है जो मैं पिछली स्लाइड में आपको समझा रहा था, ये मैक्सिमम वैल्यू है रिकॉम्बिनेंट की, ये पेरेंटल की मिनिमम वैल्यू है। इतने पास हो जाएं ये कि आपस में क्रॉसिंग ओवर ना हो, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट की मिनिमम। तो मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास रिकॉम्बिनेंट की 0% वैल्यू ये मिनिमम है, और मैक्सिमम वैल्यू 50% है रिकॉम्बिनेंट की, सही है। पेरेंटल की, ध्यान सुनेंगे, अगर ये 0 है तो पेरेंटल की मैक्सिमम आएगी, किसी का मिनिमम दूसरे का मैक्सिमम होगा, यस। और पेरेंटल की 50% क्या है? पेरेंटल की मिनिमम है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो चांस है ना, वो पेरेंटल को 50 से 100 के बीच में रखेगा, और ये चांस रिकॉम्बिनेंट को 0 से 50 के बीच में रखेगा। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट मैक्सिमम आ सकता है 50%। इसका मतलब वो इतना दूर है, समझो, वो कह रहा है कि जितना दूर होगा उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट होंगे। इतना दूर कर दो कि दूसरे क्रोमोसोम पे चला जाए तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट आएंगे, विच इज 50। समझ आ रहा है? और ये ऐसा क्यों होता है बताता हूं। आप रिकॉम्बिनेंट इससे निकाल रहे हो, ये दोनों साइड तो आ ही रही है ना, ये तो पेरेंटल दे ही रही है, ये भी पेरेंटल दे देती, पर एक्सचेंज होने से ये रिकॉम्बिनेंट दे रहा है, ये तो पेरेंटल दे ही रहा है ना। तो 50% पेरेंटल आने ही है, दैट इज मिनिमम वैल्यू, सही है। मैक्सिमम वैल्यू 100%। कब? जब जीन इतनी पास है कि उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर ना हो। क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास, ध्यान से सुनो, ऐसे ही मेरे पास रिकॉम्बिनेंट की मिनिमम वैल्यू 0 है, रिकॉम्बिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 50%। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा लिंक जीन का, वैसे वैसे रिकॉम्बिनेंट बढ़ेंगे, पर 50 क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पेरेंटल घटेंगे, पर 50 से नीचे नहीं जा सकते। और ये बात किस बात पे निर्भर करेगी? रिकॉम्बिनेंट कितना आएगा? डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन। अगर मैं कहता हूं ध्यान से सुने, अगर मैं कहता हूं आपसे कि इसका मैंने टेस्ट क्रॉस बनाया जिसमें रिकॉम्बिनेंट मेरे पास 20% आए, और मैंने इसका टेस्ट क्रॉस बनाया जिसके रिकॉम्बिनेंट मेरे पास 30% आए, इसका मतलब ए बी में कम डिस्टेंस है ए डी के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है? रिकॉम्बिनेंट अगर 50% आया, इसका मतलब है वो अलग क्रोमोसोम पे है। समझ में आ रहा है? रिकॉम्बिनेंट 0 आया, इसका मतलब वो इतने पास हैं कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। यही है पूरा लिंकेज, और कुछ नहीं है। उसके बाद सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं, लिंकेज यही है, बस यहीं तक है। इसके बाद कल जो है हम इसके ऑब्जर्वेशंस करेंगे सिर्फ। हाँ, उसका एक सॉलिड रीजन है, क्योंकि साइड वाली 2 आर्म तो आती ही है पेरेंटल की। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट दो बस। हाँ, रिजल्ट सेम आ रहा है, पर मैं बताता हूं, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। हमारे पास क्या होता है, पॉलन मदर सेल जो है वो है मेरे पास, मान ले 100, ठीक है। टोटल पॉलन बनेंगे 400, 400 के 400 पेरेंटल, 400 के 400 पेरेंटल अगर बहुत पास है, ठीक है। अगर मान लो क्रॉसिंग ओवर हो जाए उस 100 में से सिर्फ 20 में, और 80 से तो सारे पेरेंटल बन जाएंगे, तो 320 पेरेंटल हो गए, और उस 20 से जो 80 बनेंगे ना, उसमें भी 50% पेरेंटल है। समझ मेरी बात, ऐसे समझ। 100 पॉलन मदर सेल है, कितने वो बन गए पॉलन? 400। अगर जीन बहुत पास है तो 400 के 400 पेरेंटल है, उसमें से 50% ये वाले होंगे और 50 ये होंगे, ठीक है। अब मैंने कहा कि 100 पॉलन मदर सेल में से मान लेते हैं 50 में क्रॉसिंग ओवर हो पाई, 50 में नहीं हो पाई, तो 50 ने जो 200 पॉलन बनाए वो ये टाइप के बनेंगे। बचे हुए 50 में हुई क्रॉसिंग ओवर, उसमें जो 200 बने उसमें से भी 100 ऐसे हैं, 100 वाले हैं। तो ये एक सेल में क्रॉसिंग ओवर होती है तो 4 बना देता है, पर ये एक सेल की बात नहीं हो रही है,
ये ग्रुप ऑफ सेल्स की बात हो रही है जिनमें मियोसिस हो रही है। ये है रियल कॉन्सेप्ट। अब ये पढ़ाने देंगे नहीं, मैं कल पढ़ाऊंगा ये। हाँ बेटा बोल बोल। नहीं बिना लिखने के प्रॉब्लम आती नहीं तो दूर कैसे करें?